हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के ग्रुप 5 लेवल 1 का क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ग्रुप 5 का एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 15 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, लेवल 1 का क्वेश्चन आज हम लोग खत्म कर देंगे। लेवल 2 के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि मैंने ग्रुप 5 के पार्ट 1 बनाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है वो वीडियो तो आप अपने यूट्यूब पे जा कर के वहाँ पे टाइप कीजिए ER आंचल सिंह, ये है ER आंचल सिंह, तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो दिख जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप अपने एग्ज़ाम की उससे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो ये सब मैं सॉल्व कर चुकी हूँ पार्ट 1 में। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इफ़ 1.76 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ 25 सच क्यूब इज़ एक्सप्रेस्ड एज। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1.76 सेंटीमीटर क्यूब है तो ऐसे 25 क्यूब्स का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। इसको आप देखिए, यहाँ पे एक गिलास पानी है, ये आपके पास एक गिलास है। ठीक है, आपके पास एक गिलास है, इसमें अगर मान लीजिए 1 लीटर वाटर आता है तो ऐसे 25 गिलास में कितना लीटर वाटर आएगा? एक गिलास में 1 लीटर आता है तो 25 गिलास में 25 लीटर आएगा। कैसे पता? जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि कैसे आप बिना टाइम वेस्ट किए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक जो क्यूब है उसका वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 1.76 और 25 का पूछा है तो मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। देखिए, 1.76 को आप लिख सकते हैं 176 डिवाइडेड बाई 100, ओके, डिवाइडेड बाई 25। अब 25 इंटू 4, 25 4 सा 100 होता है, मतलब 25 100 का 100। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 176 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 44 सेंटीमीटर क्यूब। बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे सारे जो ऑप्शन है वो 44 ही हैं। 44, केवल 44, 44.10 या 44 के बाद 00 या 44 के बाद 000। तो देखिए, ये सबसे कॉमन तरीका होता है लिखने का 44.0, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। ठीक है, क्या डायमेंशनल लेस क्वांटिटी के पास यूनिट होती है या नहीं होती, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन इसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स रेडियन। ठीक है, वहीं पे आप स्ट्रेस, मैकेनिकल वाले बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते होंगे। ये डेल्टा L/L होता है, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मीटर में होता है क्योंकि चेंज इन लेंथ है, और ये भी मीटर में होता है, तो ये दोनों कट जाते हैं, तो यहाँ पे कोई यूनिट होता नहीं है। तो ये क्या हो जाती है? यूनिट। मतलब इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है। और ये दोनों कैसी क्वांटिटी हैं? ये दोनों डायमेंशनल लेस क्वांटिटी ही हैं। मतलब डायमेंशनल लेस क्वांटिटी की यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। मे हैव यूनिट, मतलब यूनिट हो सकती है। हो सकती है का क्या मतलब? है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज, ये नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस इज। देखिए, जो 2 वेक्टर्स के बीच का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग क्लास 8 वगैरह में पढ़े हैं, वो होता है cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए और वी का मॉडुलस। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी कैसे निकालते हैं? देखिए, यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू, आप मान लीजिए वेक्टर ए की वैल्यू है i प्लस जे और प्लस के, और वेक्टर बी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है i। ठीक है, तो जब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे x लिखा है तो उसका मतलब होता है ये 1x लिखा है। ठीक है, 2x जहाँ पे लिखना होता है वो 2x लिख दिया जाता है, 3x 5x जो भी लिखना होता है लिख दिया जाता है। अगर कहीं केवल x लिखना होता है तो वहाँ पे जनरली उसका मतलब 1x होता है, लेकिन हम 1x कभी लिखते नहीं हैं, उसको रिप्रेजेंट हमेशा x से ही करते हैं। तो मतलब यहाँ पे 1i है, यहाँ पे 1j है, और यहाँ पे k का जो कांस्टेंट है वो 1 है। यहाँ पे भी i के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 1 है। अब देखिए, इसमें j और k तो है ही नहीं, तो आप खुद से बना लीजिए कि ये 0j है और ये 0k है। मतलब
जीरो जे इंटू जीरो के का क्या मतलब कि जे और के तो है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ए डॉट बी कैसे होता है, आई की कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, यहाँ पे आई और आई के का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जे और जे के कांस्टेंट का जो फैक्टर है इनके 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ओके, प्लस दैट्स इट। बाकी 0 इंटू 1 तो 0 ही होगा, 1 इंटू 0 0 ही होगा, तो केवल यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब की वैल्यू होती है मॉड ए की वैल्यू होगी फ्रेंड्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 1 1 कहाँ से आया, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, मतलब आई जे और के जो कांस्टेंट है उनका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3, ओके। और b की वैल्यू क्या होगी, b में भी हम सेम करेंगे, लेकिन b के पास केवल i है, ठीक है। तो i मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि j तो है ही नहीं और k भी नहीं है, तो मतलब 0, इसकी वैल्यू टोटल आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू √3, जो कि हो जाएगा 1/√3 केवल, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 है तो फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन शायद आपके लिए नया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर पीडीएफ में है नहीं, ठीक है। तो लेकिन आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। आइए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ इस क्वेश्चन को, काफ़ी लंबा था ये क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू दी होती 4i प्लस 4j, ओके, और वेक्टर बी की वैल्यू अगर दी होती 4i, तो मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। मॉड कैसे निकालते हैं वो बता देती हूँ, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी कैसे करते हैं वो बताती हूँ। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी करने के लिए आपको यहाँ पे आई के साथ क्या है 4 है, और यहाँ पे आई के साथ क्या है 4 है। आई के साथ जो है केवल उसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे जे के साथ क्या है, यहाँ पे तो जे है ही नहीं, मतलब जे के साथ 0 है, तो यहाँ पे कोई कुछ होगा ही नहीं, तो 0, मतलब यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 16, ओके। और मॉड्यूल कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे मॉड्यूल ए की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी जो आई का कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर प्लस जो जे का है 4 का स्क्वायर, मतलब √16 प्लस √16 इक्वल्स टू √32, ठीक है। और बी के मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पास केवल आई है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगी 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा केवल 4। तो ये तरीका होता है ए डॉट बी निकालने का, और ये तरीका होता है मॉड निकालने का। मैंने आपको एक खुद से ही एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि किसी और वीडियो में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो इसको प्रॉपर समझ जाएं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल अपनी तरफ से लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट इट इज़ 0, ठीक है, आपको ये याद करना है, इट इज़ 0। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई डिक्रीजेज, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन थे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम होता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा हम क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में देते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है प्रॉपरली और उस तरह के क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, मतलब सारे क्वेश्चन को अगर समझ के आप सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप इस पर्पज़ से सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करना है, मैं बस सॉल्यूशन याद रख लेता हूँ, तो आपसे नए क्वेश्चन नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत अगर चेंज करके क्वेश्चन आए तो भी आप उसको सॉल्व कर लें, तो आप इस स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए कि क्वेश्चन समझिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। फाइंड द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ डिज़ाइन when craft design price is increased by 45%, which makes a buyer to buy a design less for ₹500। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में क्वेश्चन पूरा दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए पहले चीनी थी 40 रुपये किलो, ठीक है, पहले चीनी कितनी रुपये किलो थी, 40 रुपये किलो, और मम्मी ने मुझे दिए 100 रुपये, तो मैं कितने किलो चीनी लेके आऊँगी, मैं तो इसमें आराम से 2.5 किलो चीनी आ जाएगा, है ना। 1 किलो चीनी 40 की है, 2 किलो 80 की होगी, तो 2.5 किलो आ जाएगा आराम से। लेकिन बाद में चीनी का प्राइस बढ़ गया 10 रुपये, अब चीनी का प्राइस हो गया 50 रुपये पर केजी, तो अब मम्मी ने 100 रुपये दिए, तो मैं कितना केजी चीनी ले आ पाऊँगी, अब मैं केवल 2 केजी ही चीनी ले आ पाऊँगी।
तो फ्रेंड्स अगर प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज़ तो मैं केवल 2 kg चीनी ले आ पाऊँगी। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जब किसी चीज़ का प्राइस P था तो उसमें X आइटम आ जाते थे। ये X कितने हैं हमें भी पता नहीं है, मतलब उसमें कुछ आइटम्स आ जाते थे, हम खरीद पाते थे। लेकिन जब उसका प्राइस 45% बढ़ गया, 45% बढ़ गया का क्या मतलब होता है? देखिए अगर 10% बढ़ता है तो आप इसको लिख सकते हैं 1.10, ठीक है। अगर कोई चीज़ 50% बढ़ती है तो आप इसको लिख सकते हैं 1.50x, ठीक है। तो अगर 45% कोई चीज़ बढ़ती है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं 1.45, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ का प्राइस पहले 1 रुपीज़ था, अब अगर उसमें 20% बढ़ गया है तो इसका मतलब अब उसका प्राइस कितना हो गया है? 1 रुपये 20 पैसे हो गया है। ये इसका मतलब होता है 20% बढ़ गया है। 45% बढ़ गया है मतलब 1 रुपये 45 पैसे बढ़ गया हो गया है उसका प्राइस, पहले 1 रुपये था लेकिन, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं था, ओके। पहले चीज़ों का प्राइस था P रुपये और हम खरीद पाते थे X आइटम कितने में? 500 रुपये में। अब चीज़ों का प्राइस 1.4P हो गया है। 1.4P 1 से ज़्यादा होता है, मतलब हम चीज़ें तो कम खरीद पाएंगे। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप 8 डिज़ाइन कम, 8 डिज़ाइन लेस लिखा है ना, बाई 8 डिज़ाइन लेस, मतलब हम 8 चीज़ें कम, 8 आइटम कम खरीद पाते हैं। अमाउंट सेम रहेगा, 500-600 रुपये दिए हैं मम्मी ने फिर से, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो हम आइटम ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसमें चीज़ें कम खरीदते हैं, ठीक है, मतलब उसमें चीज़ें कम मिलती हैं। तो ये 2 इक्वेशन हो जाएंगी। अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और बढ़ा हुआ प्राइस हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें जो इक्वेशन नंबर 2 है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। 1.4P यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 1.45 इंटू 8, 1.45P इंटू 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 500। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हम Px की वैल्यू 500 इसमें उठा के यहाँ पे पुट कर देते, क्योंकि यहाँ पे Px है तो इसमें आप रख दीजिए। ये देखिए सिंपल इक्वेशन मैं सॉल्व कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 8 इंटू 1.45 P की वैल्यू होती है 11.6, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11.6 इक्वल्स टू 500, ठीक है। ये हो जाएगा 1.45 इंटू 500। देखिए मैं इसको कहूँगी आपको 145 डिवाइडेड बाई 100 लिख लीजिए। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आपका टाइम कैसे बचेगा। इंटू 100, ये देखिए 100 से कट गया। अब आपको 145 इंटू 5 करना पड़ेगा, जो कि होता है 725। ये 500 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 500, ओके। और ये इधर जाएगा तो प्लस में रहेगा 11.6P। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 225 बटे 11.6 P। तो यहाँ से फ्रेंड्स P की वैल्यू आ जाएगी 19.3, ठीक है। तो ये क्या है? ये P देखिए, P कैसा प्राइस था? P स्टार्टिंग में प्राइस था, बाद में 45% बढ़ गया है और इन्होंने बढ़ा हुआ ही प्राइस पूछा है। तो P की वैल्यू अगर 19.3 है तो 1.45 P की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो 1.45 की P की वैल्यू होगी 1.45 इंटू 19.3। आप इसका गुणा कीजिए तो ये आएगा 28.12, जो कि अप्रॉक्स होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब हम लोग। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द कार हैविंग मास 150 kg स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रैम्प एट 30 मीटर पर सेकेंड। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन की सबसे पहले यूनिट को चेक कीजिए। ये शायद, बट इसमें यूनिट सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब एम्पियर सिस्टम पूरा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हम सीधे मोमेंटम का वैल्यू निकाल देते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है 150 kg और वेलोसिटी है 30, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4500 किलोग्राम मीटर सेकेंड। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए बस हैविंग मास 2500 किलोग्राम। ये मास दिया हुआ है। विच ड्राइव्स थ्रू ए कर्व्ड रोड विथ रेडियस 100 मीटर
एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक रोड है जो कि कर्व है, कर्व का मतलब ऐसा है, कर्व है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बस है, यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे एक बस है, सॉरी मैं बस नहीं बना पा रही हूँ बट ये बस है, ठीक है, आप मान लीजिए ये बस है और ये कर्व रोड है। तो और इस कर्व का जो रेडियस है वो 100 मीटर है, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने पूछा क्या है, आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू होता है m इंटू जी। देखिए मास की वैल्यू है यहाँ पे 2500 किलोग्राम और जी की वैल्यू 9.8 होती है, जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई, बट आप अप्रोक्सीमेटली इसको 10 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25000, ठीक है, इतना न्यूटन, बट इसको किलो न्यूटन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 25 किलो न्यूटन। बट देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 9.8 होती है बट हमने 10 लिख दिया है। अगर 9.8 लिखते तो इससे थोड़ी सी कम वैल्यू आती, 25 से थोड़ी सी कम वैल्यू आनी थी जो कि 24.5 है, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप एक काम करिए, 2500 में 9.8 का गुणा कर लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 24.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये तो मैं बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में आप 9.8 जैसी वैल्यू को 10 लिख करके फिर आंसर में उससे थोड़ा सा जो कम होता है ना उसको मार्क कर सकते हैं। देखिए इसमें गुणा करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस अच्छा है आपका तो आप इस तरह से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देयर आर पेयर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म यूज़ किया है, मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसके स्क्वायर्स होते हैं, जैसे x² + 4x + 8, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे x³ हो जाए प्लस यहाँ पे ही आप x³ भी ऐड कीजिए तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट्स होते हैं, x1 और x2, उसके दो रूट्स होते हैं, और जो क्यूबिक इक्वेशन होता है इसके 3 रूट्स होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो दो रूट्स का मतलब क्या होता है, 1 पेयर, एक जोड़ी रूट है, ठीक है। पेयर में पूछ रहा है, देखिए देयर आर पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, तो वन पेयर रूट्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन द सैंपल स्पेस विल बी। आप एक सिक्के को अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना होगा। देखिए हो सकता है कि हमने जब सिक्के को पहली बार उछाला तो पहली बार हेड आया या फिर पहली बार टेल भी आ सकता है, नहीं पता मुझे क्या आएगा। फिर हमने जब दूसरी बार उछाला तो दूसरी बार हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है ना। सेम हियर, दूसरी बार हेड या टेल भी आ सकता है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए पहली बार हेड आया, पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तो हो सकता है पहली बार टेल आया हो और दूसरी बार हेड आया हो या फिर दोनों बार टेल आया हो। तो ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, फॉर अ गिवन सीरीज 4, 1, 8, 13, 11 फाइंड द मीडियन। मीडियन देखिए हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि सारे जो नंबर होते हैं ना उसको बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं, जितने भी नंबर दिए गए हों। ये एग्ज़ाम में आपके CITS एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लगा देते हैं। सबसे छोटा कौन सा नंबर होता है, 1, इसमें जो दिया है उसके हिसाब से सबसे छोटा 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे 8 दिख रहा है, 8 से बड़ा 11 है और 11 से बड़ा 13 है। इस तरह से बढ़ते क्रम में हम इसको लगा लिए। इसमें से जो बीच वाला नंबर होता है फ्रेंड्स वो उसका मीडियन होता है, तो यहाँ पे 8 है बीच में, तो यहाँ पे इसका मीडियन हो जाएगा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर 2/3। अब 64 क्या होता है, 64 देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब अगर 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखें तो इसकी वैल्यू 64 आती है। तो मतलब ये 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब, यहाँ पे टू दी पावर लिखा है 2/3, यहाँ पे 3 3 और यहाँ 4 चौका 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि मुझे अचानक से कैसे पता कि 64 ये होता है, ये प्रैक्टिस से पता चलता है, ठीक है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे 81 दिया है तो आप देखेंगे 9 × 9 81 होता है, या फिर 3 की पावर 4 भी 81 होगा। कैसे, देखिए 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 के 9, 9 98 27, 27 से 81। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मैथ की प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल, ये जो
ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप किसी भी ट्रेड के हो, क्वेश्चन नंबर 29, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है। देखिए, जब दो जो पॉइंट्स होते हैं उन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये जो पॉइंट है 3 और 2, इसकी वैल्यू है x1 y1, और यहाँ पे जो पॉइंट है 9 7, उसको हम बोलते हैं x2 y2। किसी को भी आप x1 y1 बोल सकते हैं और किसी को भी x2 y2, ठीक है। लेकिन पॉइंट 1 एक होगा ना फ्रेंड्स, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होंगे वो x1 y1 होंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू होंगे वो x2 y2 होंगे। आप ऐसे याद रखिए कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। अगर आप इसको भी पॉइंट 1 ले लेंगे, पॉइंट 2 को भी, तो भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, आपका आंसर सेम ही आएगा। x2 की वैल्यू है 9, x1 की वैल्यू है 3, 9 माइनस 3 स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू है -2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 61 होगा। अब या तो आप 61 का स्क्वायर रूट निकालिए, या तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। मतलब ये जो 61 है और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। मतलब ये 49 के लगभग तो है नहीं, 61 किसके लगभग है, 64 के लगभग है। 8 के मतलब स्क्वायर रूट 8 के लगभग होगा, लेकिन 8 से कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 61 है और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो ये 7.9 के लगभग होगा। मतलब आंसर नंबर 4 सही है, 7.81। या फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, जिसमें आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको ऐसे ट्रिक भी बता दे रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में टाइम भी बच जाए और आपको क्वेश्चन का आंसर भी गलत ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ अ पर्सन ड्राइव हिज मोटरसाइकिल फॉर 2 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपने 2 घंटे तक बाइक चलाई है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो आप 2 घंटे में कितनी बाइक चला लेंगे। 1 घंटे में अगर आप 80 किलोमीटर चला रहे हैं तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर चलाएंगे, है ना। तो अगले 2 घंटे उसने बाइक चलाई है, एंड नेक्स्ट 2 आवर्स द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो थी उसकी 90 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर उसने चलाई है, तो 2 घंटे में कितना होगा, 2 घंटे वो 180 किलोमीटर चला जाएगा, है ना। तो पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कैपिटल डी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, 4 घंटे में। यहाँ पे क्या है, 2 घंटे 80 की स्पीड से चला है और 2 घंटे 90 की स्पीड से चला है। 2 घंटे जब वो 80 की स्पीड से चला है तो उसने 160 किलोमीटर कवर किया है। फिर जब 2 घंटे उसने 90 की स्पीड से चला है तो 180 किलोमीटर कवर किया है। और ये किया कितने में है, 4 घंटे में किया है। अब इन दोनों को ऐड करके भाग दे देते हैं। 16 और 18 340 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 32, 4 5 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सारा कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है। 2 ही यूनिट यूज़ की गई है, किलोमीटर और आवर, और आंसर भी में भी यही दोनों यूनिट है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है एमकेएस में, ओके। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप सारी यूनिट नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, डीसी मशीन इज हैविंग अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट, सो व्हाट विल बी द बैक ईएमएफ फॉर मैक्सिमम पावर। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है इस केस में वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2, सो 220/2 मतलब 110 वोल्ट। यहाँ पे आ जाएगा 110। ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है प्योरली। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस बल्ब इज 2.8 वोल्ट देन व्हाट विल बी द बल्ब रेजिस्टेंस इफ करंट फ्लोइंग इज 0.1 एम्पियर। देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 2.8, करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस पूछा है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। वी की वैल्यू क्या है 2.8, आई की वैल्यू है 0.8 और रेजिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 28, 8 इंटू आर, 2 से काटिए 4 और ये 14 दूना 28, मतलब 14/4, 4 3 12 20, 4 5 20, 3.5 ओम, ठीक है। 3.5 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये देखिए ये जो PDF है यहाँ पे, ये भारत स्किल की साइट से डाउनलोड किया है मैंने। इलेक्ट्रिकल ट्रेड पे आप जब जाएंगे CITS कोर्स में तो वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये PDF ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपना वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।